बीबीसी, क्योंकि ख़ास तौर से ये जो हमने दौर देखा 2014 ऑनवर्ड्स, इसमें बीबीसी के ऊपर भी आरोप लगे कि ये अपनी खबर को मोल्ड या ट्विस्ट करते हैं, या फिर एक तरीके का ही नैरेटिव बीबीसी चलाती है, एंड इट इज़ अगेंस्ट द फॉरगेट। देखिए, एक चीज़ होती है कि आप सरकार की पॉलिसीज़ पर या सरकार की राजनीतिक नीति पर या नियत पर आप सवाल उठा रहे हैं, और एक ये है, वही टू कोट यू, कि आपको कुछ भी गुण नहीं दिख रहे, आपको सिर्फ और सिर्फ तकलीफ़ें दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप थे, विवेचना का कार्यक्रम करते थे, तो ऐसे में, अच्छा, इसी दौर में बीबीसी, हिंदुस्तान में बीबीसी ना होकर के कलेक्टिव न्यूज़ रूम हुआ, क्योंकि उसकी ओनरशिप, तो अभी हाल का डेवलपमेंट है कलेक्टिव। लेकिन हमारा ख्याल है कि इज बीबीसी बायस्ड अगेंस्ट दिस? देखिए, एज ए ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हम अभी भी रीइटरेट करेंगे, नहीं। इंडिविजुअल्स पे बहुत डिपेंड करता है। इंडिविजुअल्स जो ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, उनके पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स होते हैं। लेकिन देखिए, जर्नलिज्म ये नहीं है कि आपकी जो लाइक्स हैं या डिसलाइक्स हैं वो उभर कर शो में सामने आ जाए। मतलब बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हम सहमत नहीं हैं, शायद अंदर से हमें कचोटती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको लोगों के सामने ना रखें, उस पॉइंट ऑफ व्यू को। और शायद विवेचना की पॉपुलैरिटी का रीज़न भी यही है कि इन चीज़ों को, जिनसे दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को प्लेटफॉर्म देना, वो चाहे कितना भी अलोकप्रिय क्यों ना हो। जब हमने नई नई बीबीसी ज्वाइन की थी तो हमारे लिए बहुत बड़ा कल्चर शॉक था कि कश्मीर के टेररिज्म को हम उतना ही प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जितना कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। मतलब वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब हमें अपने आप को ढालने में खासा वक्त लगा। हम यहाँ से ट्रेंड होके गए थे कि साहब जितने भी जो कश्मीर में हो रहा है बड़ा बुरा हो रहा है, लेकिन वहाँ फिर हमारी सोच बदली कि साहब आप वर्ल्ड, दुनिया के लोगों के लिए ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। मतलब आपके लिए वो आतंकवाद हो सकता है, लेकिन शायद कुछ लोगों के लिए वो नहीं हो सकता। इसीलिए बीबीसी में आपको अगर ख्याल हो, आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं होता, चरमपंथी शब्द का, हालांकि इस पे बड़ी उनकी आलोचना होती है। और शुरू में देखिए, ये लोग जब हमने ज्वाइन किया था तो बीजेपी के पहले ये लोग विशेषण लगाते थे द हिंदू नेशनलिस्ट पार्टी। तो वो बंद हुआ। वो खैर बदला, वो अच्छा हुआ बंद हुआ कि मतलब ये आप कांग्रेस के साथ तो नहीं लगाते इस तरह का विशेषण, या कम्युनिस्ट पार्टी के साथ नहीं लगाते, लेकिन बीजेपी के साथ आप लगाते थे। तो ये खैर मतलब 4-5-6 साल बाद ये बंद हो गया। लेकिन अभी भी देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर या पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेड कश्मीर, ये कहना ये अभी भी जारी है। मतलब अब कहने लगे इंडियन कश्मीर, पाकिस्तानी कश्मीर, लेकिन है ये। और इसमें भी ढालना ज़रा मुसीबत वाली बात होती है, क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो और लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं इस बारे में कि आप क्यों नहीं करते। मतलब आधा क्रिटिसिज्म इसी बात पे आता है कि आप क्यों नहीं आतंकवाद को आतंकवाद क्यों नहीं कहते। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम शायद पर्सनली एग्री नहीं करते हों। अब आपको एक आध घटना बताएं। अब जैसे हमने एक शो किया गोडसे और उनके लोग, मतलब हम गए ख़ास तौर से पुणे, और गोडसे के परिवार के जितने भी लोग इस समय जीवित हैं उनसे हमने बात की, और वो सब चीज़ें देखी जो गोडसे की एशेज़ रखी हुई हैं, और वो एशेज़ के सामने लिखा हुआ है कि जब अखंड भारत होगा और सिंधु नदी भारत में बहेगी तो उसमें वो बहाई जाएगी, तब तक वो वहाँ पे सजी रखी। तो कुछ लोगों के लिए सैक्रिलेज है इस पे बात करना, लेकिन क्यों? ये जब फैक्ट है तो है।
हम चाहे उससे जितने भी असहमत हों, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हम गोडसे को पॉपुलराइज कर रहे हैं, हालांकि हमारी बड़ी आलोचना हुई इस पे, लेकिन जो तथ्य है वो तो बताना चाहिए। ये कार्यक्रम किया था आपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये कार्यक्रम विवेचना में? जी, विवेचना में कार्यक्रम हुआ। और बीबीसी ने चलाया इसको? बीबीसी ने चलाया, लेकिन हाँ ये उसकी कुछ लोगों ने तारीफ की, तो बहुत से लोगों ने उसकी बुराई भी की कि आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, आप वो कर रहे हैं। कुछ ने कहा कि नहीं साहब, वो तो हमारे खुदा हैं। बहुत अच्छी बात आपने की। रेहान फजल साहब, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज़ विवेचना कार्यक्रम में की हो, लेकिन फिर कुछ तर्क दे करके ये बोला गया हो कि नहीं ये नहीं बोलिए, या फिर ये मत करिए? देखिए, ज़्यादातर या अभी रहने दीजिए? ज़्यादातर तो नहीं, मतलब आई विल ग्रांट दैट टू देम कि उन्होंने पूरी खुली छूट दी हमें करने की। हाँ, उसके एंगल्स पे ज़रूर थोड़े मतभेद हो सकते थे। अब जैसे गोडसे वाला जो शो हुआ, हम एक और शो करना चाहते थे। हम गोडसे के आखिरी दिन को बताना चाहते थे कि किस तरह गोडसे को जब फांसी दी गई तो वो उनका क्या बिहेवियर था, क्या कर रहे थे, किससे मिले, उनका ब्लो बाय ब्लो अकाउंट। तो इसको ये कहकर मना किया गया कि इससे हो सकता है कि कुछ लोग नाराज़ हो जाएं, मतलब ये प्ली दी गई। लेकिन ये उस वक्त हमें लगा, और हमारा अभी भी मानना है कि सिर्फ ये प्ली आप पहले से कैसे अंदाजा अज्यूम कर सकते हैं कि, और अगर है तो ये इट्स ए पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री, अच्छी है वो या बुरी हो। अब इसी तरह एक हमने आरएसएस के संस्थापकों में से एक गुरु गोलवलकर पर एक शो किया। उसको ये कहकर, मतलब हमें तो ये ऑफिशियल रीज़न ये दिया गया कि साहब जब आरएसएस के 100 साल होंगे तब हम उसे चलाएंगे, लेकिन उस वक्त वो शो नहीं चलाया गया। अच्छा। बिल्कुल लास्ट मिनट पे, मतलब वो पहली बार शायद विवेचना के इतिहास में हुआ होगा कि उस दिन कोई विवेचना नहीं गई, मतलब वो पूरा ब्लैंक गया। और उन्होंने उसको कहा कि बाद में, हालांकि चलाया उन्होंने बाद में, ऐसा नहीं कि नहीं चलाया। कितना टाइम? करीब 7-8 महीने बाद। 8 महीने बाद एक प्रोग्राम, मतलब आपका प्रोग्राम 8 महीने के लिए कैन हो गया। हमारा जो, और तर्क क्या दिया? हमारे तर्क ये दिया गया कि ये अच्छा शो है, बहुत अच्छा आपने बनाया है, लेकिन इसको हम क्लब करते हैं आरएसएस की जब सेंटनरी होगी तब इसको हम करेंगे। हालांकि ये सब चीज़ें पहले होनी चाहिए थी। मतलब जब हम प्रोग्राम, वो बड़ा रोबस्ट तरीका है वहाँ प्रोग्राम पे बाकायदा, आप ऐसे ही नहीं बना सकते। उस पर बहस होती है, एक पॉइंट पर बहस होती है। ये आपकी हम करीब 6 सब्जेक्ट लेके जाते हैं हर हफ्ते, जाते थे, और उसमें से एक सब्जेक्ट बहुत, जिसे कहा जाए बहस मुहावसे के बाद चुना जाता है, तो वो सब्जेक्ट चुना गया था। लेकिन बाद में लास्ट मिनट पर ये कहना कि साहब इसको बाद में करेंगे, मतलब ये हमें नहीं पची बात। वेरी इंटरेस्टिंग। नहीं, वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप सही कह रहे हैं। एक किसी भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन का वर्क फ्लो एकदम सिंपल है कि पहले आप जा करके अपना टॉपिक अप्रूव करवाते हैं। अप्रूव का मतलब कि मैं सोच रहा हूँ ये करूँ, जैसे एडिट मीटिंग होती है, और उसके बाद फिर आप प्रोग्राम बनाते हैं। आपका ये कहना है कि पूरा प्रोग्राम बन गया और उसके ऑन एयर होने से कुछ घंटे पहले। अरे बाप रे, कुछ घंटे पहले, मतलब हम क्लियरली इट वाज अ रीथिंक। हाँ, तो ये चीज़ हमें नहीं पची, मतलब हमने कुछ, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। नहीं, सबसे अच्छी चीज़ ये है कि क्या उसमें फिर कोई कट वर्ड लगा? नहीं, कोई कट तो नहीं, बिना कैंची के, बिना चेपी लगाए वो एयर हुआ, लेकिन थोड़े वक्त के बाद। कभी ऐसा हुआ कि आपने कोई चीज़ बनाई हो और फिर वो ये बोला कि रेहान साहब ये रहने दीजिए, ये देखा जाएगा? ऐसे हुए हैं, विवेचना के साथ तो नहीं हुआ। एक आध पीस हमने लिखा है, उस पे इन लोगों ने कहा कि अभी वक्त नहीं है सही इसके लिए, और इस तरह के उदाहरण। लेकिन ये बड़ा एक वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा ये फ्लिम्सी कारण है। करेक्ट। कि साहब
Especially when you इसको are पता नहीं लोग किस तरह से लेंगे। रिपोजिटरी ऑफ मैं कैसे बताऊं, जर्नलिस्टिक वर्च्यू, इस तरीके से बीबीसी की एक छवि है ना, बिल्कुल। तो उसमें अगर आप, लेकिन ये आम तौर से नहीं होता ये। हाँ, करेक्ट। ये मतलब ये नहीं है कि हर एक उसके साथ होता हो। एक आध बार हमारे साथ हुआ, वो हमने आपको बताया। और ये चीज़ आपको थोड़ी सी खली? हाँ, खली, बिल्कुल खली, क्योंकि अब मतलब आप प्रोग्राम के प्रोड्यूसर को, उसके राइटर को, उसको तो बताएंगे, उसको और उससे आप उसको आप तर्क देंगे कि आपको जो खला, वो ये खला कि कार्यक्रम रोक दिया गया है या 6-8 महीने डिले कर दिया गया है, या आपको ये खला कि ढंग का तर्क नहीं दिया गया है? हाँ, ढंग का तर्क नहीं, वो जो तर्क था वो ये कि आरएसएस की सेंटनरी पे बजाएंगे, तो ये तो पहले तय होना था ना। ये तो जब प्रोग्राम अप्रूव हुआ था तब तय होना था कि ठीक है, इसको सेंटनरी पे करते हैं। और वो क्या है, नहीं देखिए, मैं मंशा मेरी कुरेदना नहीं है, मेरा मंशा ये है कि जानना, क्योंकि कई बार देखिए इसका एक फ्लिप साइड भी है। एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप काम कर रहे हैं तो यू हैव टू प्ले बाय दोज रूल्स, और एक हर ऑर्गेनाइजेशन में जर्नलिस्टिकली मेरे साथ कई बार हो चुका है कि देखो ये स्टोरी ना, ये दिस इज इनसेंसिटिव, इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो या तो तर्क लॉ एंड ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाए, या फिर मैं कुछ उल जलूल बोल रहा हूँ जो मुझे चेताया जाए कि ये मत बोलो, इससे दिक्कत आ सकती है, लेकिन तर्क देना जरूरी है। बिल्कुल। तो ये, लेकिन मोटे तौर पे कोई इंटरफेरेंस नहीं इस तरह के।